कि कहाँ-कहाँ आपके एग्जाम में प्रॉब्लम थी, कहाँ-कहाँ आपके एटीट्यूड में जो है वो लैकनेस थी, कहाँ आपने अपनी नॉलेज को, अपनी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रेजेंट किया, नहीं किया, जो भी ओवरऑल प्रॉब्लम्स आपने एक्चुअली अपने एग्जाम में फेस की हैं, वो यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो द मेन कंटेंट फॉर द वीडियो इज एग्जाम में फेलियर के रीजंस पे हमने बात करनी है, आपकी अब तक की जो भी इन्वेस्टमेंट है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, परचेजिंग रिसोर्सेज, जो आपका बुक मटेरियल था, जो आपका करिकुलम मटेरियल था, जो आपका सिलेबस मटेरियल था, जो आपका टीचर मटेरियल था, जो आपने अकेडमी से लिया था, इन तमाम को आपने किस तरह से दोबारा से यूटिलाइज करना है। फिर कहाँ पे आपकी जो प्रीवियस स्टडी प्लान थे उनमें आपने ऑल्ट्रेशन करने हैं, चेंजेस करने हैं, और अब न्यू स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। फिर क्या आंसरिंग टेक्निक्स जो है वो आपको हेल्प करेंगे इन लॉन्ग रन। बहुत सारे बच्चों को ये वाला एरिया तो बहुत ही लाइक प्रॉब्लमेटिक होता है, और आई डोंट नो, री एग्जाम देने वाले बच्चों को अब ये चीज समझ में आएगी कि प्रैक्टिस करना इज द की टू सक्सेस। देन किस तरह आपने अपने जो नोट्स हैं जो री एग्जाम के लिए आपने प्रिपेयर करने हैं, या फिर जो रेडीमेड आपके ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नोट्स हैं उनको आपने कैसे यूज करना है, हैंडी कैसे रखना है, और किस तरह वो आपको हेल्प करेंगे टू अचीव योर गोल। देन जो सोशियोलॉजिकल रेफरेंसेस होते हैं, अक्सर बच्चों का ये प्रॉब्लम आता है कि जो 2 मार्क्स, 6 मार्क्स, 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, आप उनके आंसर्स को इतना जनरलाइज करके लिख देते हैं कि आप उसमें कोई भी थ्योरी रेफरेंस नहीं डालते हैं, सोशियोलॉजिस्ट रेफरेंस नहीं डालते हैं, कोई कोटेशन यूज नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं होता, जस्ट सिंपल एक जनरल सा आइडिया उसमें आप प्रेजेंट कर देते हैं और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपके ग्रेड्स अच्छे होंगे, तो ये नहीं हो सकता है। देन इट कम्स टू के जो मोस्टली जो 26 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें बच्चों का प्रॉब्लम आता है कि वो इतना लेंदी लगता है उन्हें लिखना, दूसरा उस पे जो आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट इन फेवर करना होता है उसमें कोहेरेंस कैसे रखा जाए, ये सब चीजें। देन वो जो टॉपिक है उसके लिए हम रेलिवेंट जो एग्जांपल्स हैं फ्रॉम रियल लाइफ किस कैटेगरी से पिक करें, फिर उसको प्रेजेंट कैसे करें। देन इट कम्स टू कि हमें स्टडी करने के लिए ग्रुप डिस्कशंस कितना करना जरूरी है, क्या हम इसे अपने पेयर से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें होता है कि नहीं, हमें अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं वो थोड़ा हिडन रखना है, सीक्रेट रखना है, और उसे हम ग्रुप में नहीं यूज कर सकते हैं, या फिर हम किसी को हेल्प नहीं करना चाहते हैं। सो ये जो एक आपका एटीट्यूड है ना, इस पे हमने वर्किंग करवानी है, बिकॉज दिस इज रियली द राइट थिंग। तो एज अ स्टूडेंट ये नहीं होना चाहिए। अब इन्हीं तमाम पॉइंट्स को हम वन ऑन वन करके थोड़ा थोड़ा लाइट डिटेलिंग के साथ करेंगे, ताकि वीडियो भी शॉर्ट रहे और आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। तो जब आपने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट किया है, या चलिए सेकंड अटेम्प्ट भी हो सकता है, कुछ बच्चे थर्ड टाइम भी एग्जाम दे दो, तो आपने उस टाइम में कुछ ऐसी चीजें एक्सपीरियंस की हैं पेपर सॉल्व करते हुए, जो अब आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। एक्चुअली में नहीं पता है तो आप अपनी टीचर से कांटेक्ट करें, ठीक है, वो टीचर आप जिनसे भी आपने पढ़ा था, हेल्प ली थी, दैट टीचर इज द राइट पर्सन जो आपको बताएंगे कि आप जब आंसर्स लिखते हैं, देखें, क्योंकि एग्जामिनर से जो आपका कम्युनिकेशन है वो आपके आंसर शीट के थ्रू होता है, आपने कैसे पढ़ा, क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई की, उसको उससे कोई लेना देना नहीं होता। तो ये जो आपका रिटन फॉर्म होता है, ये एग्जामिनर से पहले आपकी टीचर ने देखा होता है मोस्ट प्रोबेबली। तो आपने अपनी टीचर से दोबारा से इस बात पे कम्युनिकेट करना है विदाउट हेजिटेशन। वी नेवर जज आवर स्टूडेंट्स, प्लीज डू अंडरस्टैंड। आप 100 बार फेल होकर आते हैं, हम आपको जज नहीं करते, बिकॉज हमें ऑलरेडी पता होता है कि आपके वीक एरियाज कहाँ कहाँ कैसे हैं, राइट। तो आप ओपनली अपनी टीचर से डिस्कस कर लें। सो शी इज द राइट पर्सन जो आपको बताएंगे कि आपके आंसर्स के वीक एरियाज कौन कौन से हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं बेचारे, उनके आंसर्स तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो आंसर वो कभी भी कंप्लीट नहीं लिख पाते हैं, वो उस टाइम तक उसको अचीव ही नहीं कर पाते। कुछ बच्चे होते हैं जो आंसर्स तो टाइम पे लिख लेते हैं, लेकिन जो उनका आंसर होता है, जो हम उसे देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि उसमें कुछ ना कुछ डेफिनेटली मिसिंग है। या तो डिटेलिंग मिस है, या फिर उसके अंदर सोशोलॉजिकल रेफरेंसेस मिस हैं, या फिर टर्म्स उस तरह से यूज नहीं की गई हैं, राइट। तो ये तमाम चीज़ों को आपने बहुत इंश्योर करना है कि आप खुद इसको रियलाइज भी करें और अपनी टीचर से भी इस बारे में गाइडेंस ले लें। वो बच्चे जो थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, जो अब बच्चे भी आते हैं इसमें, पेरेंट्स भी आते हैं, वो लोग जो एक्चुअली में एग्जाम्स की डेट से 3-4 महीने पहले ट्यूटर्स की हेल्प लेते हैं, क्योंकि उनको पूरे साल नहीं लगता कि पढ़ना चाहिए था, टाइम लगाना चाहिए था, एफर्ट करनी चाहिए थी, अब उनको एग्जाम्स के टाइम में एंजाइटी फील होती है, और उनको होता है कि कोई टीचर हम हायर कर लें तो वो पूरे साल का जो भी सिलेबस है बच्चे को 1-2 महीने में पढ़ा दे। ऐसा नहीं होता, राइट। करिकुलम डिजाइन होने का एक पर्पज होता है, उसके अंदर जो सिलेबस कंटेंट होते हैं उसकी ऑब्जेक्टिविटीज होती हैं, और फिर एग्जाम भी उसी को रिफ्लेक्ट करने के लिए कंडक्ट किए जाते हैं, ये समझना जरूरी है ना। यू पीपल माइट पॉइंट इट आउट कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं भाई, वो तो एग्जाम से एक एक दो दो महीने पहले पढ़ते हैं, ग्रेड्स उनके ए तैयारी कर रहे हैं। ओके फाइन, सच्ची बात है। बट नाउ द पॉइंट इज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द पर्सनैलिटी। वो बच्चा जिसके क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स अच्छी हैं, वो बच्चा जो कॉम्प्रिहेंशन में अच्छा है, वो बच्चा जिसका रिटन एक्सप्रेशन पे कमांड है, वो बच्चा जिसे टर्म्स याद करना इतना प्रॉब्लम नहीं देता, वो बच्चा जिसकी मेमोरी जो है लॉन्ग टर्म है, या वो बच्चा जो डेडिकेशन शो करके मिनिमम टाइम में स्मार्ट स्ट्रेटजीज के साथ सिलेबस कवर कर सकते हैं, वो बच्चे डेफिनेटली ए और ए स्टैटिक अचीव कर लेते हैं। क्लियर। इन्हीं के ऑपोजिट वो बच्चे होते हैं जिनका शॉर्ट टर्म मेमोरी इशू होता है, जिन्हें फैक्ट्स फिगर्स याद नहीं रहते हैं, जिन्हें किसी भी टॉपिक को समझने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, बहुत एफर्ट्स चाहिए होती हैं, बहुत एक्सप्लेनेशन चाहिए होती हैं, या वो बच्चे जिन्हें मल्टीपल रिसोर्सेज को यूज़ करना नहीं आता है। तो ये अलग पर्सनैलिटीज़ होती हैं, ये बेचारे पूरे साल भी पढ़ते हैं तो हार्डली दे अचीव बी और सी। ठीक है, तो अभी हम डीई की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे इन चीज़ों को आप लोगों ने खुद इवेलुएट करना है कि आपने जो अपनी एग्जाम प्रिपरेशन करनी है वो इन द बिगनिंग ऑफ द सेशन स्टार्ट कर देनी है। हाँ,
यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि फर्स्ट फ्यू मंथ्स में आप जो है अपनी पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें सिलेबस के बारे में, अपने बुक रिसोर्सेज के बारे में, ये सब आप कर लें। आप कुछ पास पेपर्स को भी इवैल्यूएट करके थोड़ा थोड़ा उनको सॉल्व करना शुरू कर दें। फिर आपको जो इतना कॉन्फिडेंस हो जाए कि आपको सब्जेक्ट पे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग या थोड़ी सी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आ गई, तो अब आप जो है एग्जाम से 3-4 महीने पहले भी अगर प्रिपरेशन को दोबारा रीस्टार्ट करते हैं तो भी आपको लॉन्ग रन बेनिफिट मिल जाएगा। देन इट कम्स टू नेगेटिव क्रिटिसिज्म सुनने की जरूरत नहीं है, डिसहार्टेंड होने की जरूरत नहीं है, अपसेट होने की जरूरत नहीं है, और किसी भी किस्म का मेंटल प्रेशर लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नाउ यू आर एक्सपीरियंस, नाउ यू आर कॉन्फिडेंट, और अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ कहाँ आपने गड़बड़ कर दी थी और कहाँ कहाँ आप उस चीज़ को एनकाउंटर करेंगे। और वहीं पे आपकी टीचर्स भी आपको हेल्प करेंगी, वो आपको बता सकते हैं कि इफ़ यू हैव टू वर्क ऑन योर रिटन एक्सप्रेशंस, या फिर इफ़ यू हैव टू वर्क ऑन कलेक्टिंग रेलिवेंट एग्जाम्पल्स फ्रॉम सराउंडिंग्स, और इफ़ यू हैव टू फोकस ऑन केस स्टडीज, तो वो आपको हेल्प करेंगे। वहीं पे आप जो है, अब तो देखिए मैं ये नहीं, यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि जितने बच्चों को लगता है ना कि भाई टीचर का काम सिर्फ एग्जाम में उनसे पढ़ना एंड दैट्स इट, तो ये एटीट्यूड बहुत बुरा है, गलत एटीट्यूड है। आप अपने टीचर के साथ अगर एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करते ना, तो उसका नुकसान सिर्फ आपको है, टीचर को नहीं है। ठीक है। लेकिन यहाँ इस पॉइंट पे जो रिक्वेस्ट एग्जाम्पल वाला पॉइंट है, वहां पे आपको टीचर की भी जरूरत, एक्चुअली में हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ मैं खुद अपने स्टूडेंट्स को बहुत दफा समझा चुकी हूँ। अब आप एआई टूल्स यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यूज करेंगे, जो भी प्लेटफॉर्म आपको फ्री अवेलेबल है, आपने वहां जाके जो है अपनी डिमांड देनी है कि भाई फॉर दिस टॉपिक, फॉर सपोज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, आई वांट सम एमसीक्यूज फॉर दिस, या आई वांट सम डेफिनेशंस फॉर दिस, या आई वांट सम सोशियोलॉजिकल रेफरेंसेस फॉर दिस। वहां से वो आपको मटेरियल मिलेगा, आपने कॉपी पेस्ट करना है एक वर्ड डॉक्यूमेंट पे, वहां पे आप डायरेक्ट अपने नोट्स विद इन नो टाइम बनाते जाइए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको जो फॉर सपोज उन्हें लाइक ब्लैक एंड व्हाइट मटेरियल पसंद नहीं है, उन्हें पिक्टोरियल्स ज्यादा अच्छे से समझने में हेल्पफुल लगते हैं, तो वो तमाम पिक्टोरियल्स भी, जो भी आपका पैटर्न ऑफ स्टडी है, आप वो तमाम मटेरियल रेडी टू यूज करें, और उन्हीं को आपने बार बार क्या है रिपीटेडली यूज करते जाना है। राइट, यहाँ तक ये पॉइंट आपको होपफुली क्लियर हो गए हो। देन इट कम्स टू, देखिए, ये तो अंडरस्टूड बात है ना कि जो आप ओए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं, या जो दूसरे सीएसएस के स्टूडेंट्स हैं, या जो भी स्टूडेंट जिस पर्टिकुलर एग्जाम में पेयर हो रहे होते हैं, तो उनका कोई गोल शायद ही होता है। ठीक है, गोल शायद होता है फॉर सोशियोलॉजी एज के ज्यादातर स्टूडेंट की जो अप्रोच है सोशियोलॉजी को पिक करने की, वो ये है कि हम साइंस में इंटरेस्टेड नहीं है, या हमें मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, या हम कॉमर्स में नहीं जाना चाहते। इस ऑप्शंस को अवॉइड करने के लिए ना, फिर बच्चे कहते हैं सोशियोलॉजी ले लेते हैं, ठीक है, थ्योरी है, समझ में आ जाएगी, लिख लेंगे। तो ये तो अप्रोच गलत है। राइट, हर सब्जेक्ट की अपनी एक साइकी है, उसका एक अपना इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट आता है आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके करियर्स पे, तो उसको सोच समझ के पिक करना है। हाँ, इट्स ओके अगर आपको ये लगता है कि ठीक है आप साइंस की तरफ ज्यादा एफर्ट नहीं कर पाएंगे, तो आप सिर्फ लाइक बस काम चलाओ के लिए आप सोशियोलॉजी ले रहे हैं, फिर आपको ग्रेड की टेंशन नहीं होनी चाहिए, फिर तो आपके लिए सीडी भी बहुत है। राइट, लेकिन वही बात है, जो आप एक्सपेक्ट करेंगे आपको वही मिलेगा, तो अच्छा एक्सपेक्ट करें। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि अभी तक जो आपने प्रीवियस एग्जाम की तैयारी की थी, उसके लिए जो भी आपने रिसोर्स अपना बना रखा था, उसी पे आपने काम करना है, उसको चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए वो आपने कहीं लाइक इररिलेवेंट मटेरियल तो कलेक्ट किया नहीं होगा, टीचर से गाइड ली होगी, सिलेबस आपने जो है फॉलो किया होगा, और जो रेफरेंस बुक्स हैं, जो आपको रिकमेंडेड मटेरियल है, आपने वही देखा होगा। राइट, उसी से आपने चीजें प्रिपेयर की होंगी। बट चेंज कहाँ लाना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो चेंज ही करना है कि अब आपने ऊपर ऊपर से हवाई हवाई टॉपिक नहीं पढ़ना है, कोशिश करनी है इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की। ये कैसे होगा, अभी लास्ट पॉइंट में बताया, जो रिटन एक्सप्रेशन है, 14 to 16 ईयर्स ओल्ड का बच्चा जो है वो आकर ए लेवल सोशियोलॉजी ऑप्ट करता है। एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन उससे ये होती है कि पर्पस ऑफ ऑप्टिंग दिस सब्जेक्ट इज, बच्चे को या तो सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट होगा, या वो आगे करियर में सोशियोलॉजी को लेकर प्रोसीड करना चाह रहा है। तो ये एग्जामिनर एक्सपेक्टेशन है। तो उसकी एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए आपको भी एक्स्ट्रा एफर्ट ये करनी है कि आपने जब सोशियोलॉजी चूज किया था तभी, या अब जब आप दोबारा कर रहे हैं एग्जाम के लिए, अच्छा ये मत कीजिएगा कि आप सब्जेक्ट ही चेंज कर दें। बहुत सारे बच्चे सब्जेक्ट चेंज करने की तरफ चले जाते हैं कि जी हम इसमें फेल हो गए तो दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर मेरे पास ऐसे आए, इकोनॉमिक्स में फेल हुए थे, अब सोशियोलॉजी ऑप्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स समझ नहीं आया था। तो बेटा, सब्जेक्ट्स को चेंज नहीं करो, स्ट्रेटेजीज पे काम करो। ठीक है, तो ओके, कमिंग टू द पॉइंट। तो अब जब आपने एक फॉर सपोज पेपर 2 के आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की फैमिली, अब आप फैमिली के ऊपर बकायदा तौर पे बड़े बड़े ऐसे लिखने शुरू करें। लिटरली आप ऐसे लिखना शुरू करो, फैमिली की डेफिनेशंस जो हैं सोशियोलॉजिकल रेफरेंसेस के साथ यूज करो, उसमें फैमिली के टाइप्स के ऊपर आपने काम करना है, उन टाइप्स पे सोशियोलॉजिकल रेफरेंसेस आपने यूज करने हैं। फिर उसका इंपैक्ट ऑन इंडिविजुअल कैसे आता है, उसकी पर्सनैलिटी पे कैसे आता है, उसकी साइकोलॉजी पे कैसे आता है, उसकी ओवरऑल लाइफ पे कैसे आता है, फिर फैमिली का इफेक्ट ग्रुप्स पे कैसे आता है, उनकी इंडिविजुअलिटी कैसे चैलेंज होती है, किस तरह से सोसाइटी ट्रांसफॉर्म होती है। एक एक करके ना, वन टू वन स्टेप बाय स्टेप उस चीज को एक्सटेंड करते जाओ। तो आपने एक ही चैप्टर पे अच्छा खासा, जितना लंबा आप ऐसे लिख सकते हैं ना, लिखिए, और कोशिश कीजिए उसमें जितने भी कंपोनेंट्स आपकी सिलेबस गाइड में मेंशन है वो तमाम उसमें आप कवर कीजिए, उसमें एग्जांपल्स आप इनपुट कीजिए। और ये तमाम जो फैमिली के लिए स्पेशली, इसको तो आप मतलब आई थिंक इसके लिए आपको किसी दूसरे ऑब्जर्वेशन की जरूरत ही नहीं है। अपने घर में आप जब इसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, अपनी फैमिली में देखेंगे, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में देखेंगे, आपको बहुत सारी चीजें जो है वो रिलेटेड नजर आएंगी, और आप उसी को कंसीडर करके लिखते जाइए। ठीक है जी। इसके साथ साथ जो भी नोट्स आप फॉर सपोज कोई वीडियो आप यूट्यूब पे वॉच करते हैं, उसमें आपको लगता है कि ओहो इन्होंने तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया है, राइट, समझ में आया, ऑन द स्पॉट आप उस वीडियो को पॉज करें, अपने वहां पे नोट्स कंप्यूटर पे ही टाइप कर लें। ठीक है,
जो पॉइंट्स आपने सुने हैं समझे हैं। यहाँ पे जो एक इंग्लिश की एक्टिविटी होती है ना, लिसनिंग स्किल्स, ठीक है, उसको आप अप्लाई कर लें। आप वीडियो का टाइटल देखें, टॉपिक लिख लें, उस पर आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं वो सोच लें कि अच्छा मुझे इस वीडियो में ये मिल सकता है। अब आप उसको लिखना शुरू करें, ठीक है, क्योंकि वैसे टाइम पास के लिए स्क्रोलिंग तो करते रहते हैं बैठकर, तो काम की चीजें भी स्क्रोल कर लिया करें। देन इट कम्स टू, अच्छा, अब क्योंकि आप सोशियोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो सोशियोलॉजी तो आपको जो है सिस्टमैटिक स्टडी करवाती है सोसाइटी की, उसमें जितने भी सोशल एजेंट्स इंक्लूडेड हैं, जितने भी सोशल प्रैक्टिसेस हैं, जो भी सोशल मैटर्स हैं, जो कि सोशल चैलेंजेस हैं, इन तमाम के ऊपर हर सोशियोलॉजिस्ट ने बहुत इन डेप्थ वर्किंग की है। और उस इन डेप्थ वर्किंग के बाद उन्होंने अपने कुछ थॉट्स प्रेजेंट किए हैं, कुछ स्टडीज प्रेजेंट की हैं, जिनको आप अभी अपने कोर्स में पढ़ते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि ना तो बच्चों को सोशियोलॉजिस्ट के नाम याद रहते हैं, ना उनके स्पेसिफिक डोमेन ऑफ वर्क याद रहता है, और ना उनके कुछ जो सेइंग्स या स्टेटमेंट्स है वो याद रहती है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको आपने ऐसे राइटिंग के टाइम पे सॉल्व कर देना है। कैसे? आप लोग यूट्यूब के टाइम में, टिकटॉक के टाइम में, फेसबुक के टाइम में, शायद हमसे ज्यादा आप लोगों को इस चीज की नॉलेज है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, या फिर टर्म्स कैसे हम समझते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। आप इसी नॉलेज को यहाँ यूज करें। अगर एक टॉपिक अभी हम बात करते हैं दोबारा से फैमिली के बारे में, तो फैमिली में कितने सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने डिफरेंट सोशल अप्रोचेस के अकॉर्डिंग जो है सोसाइटी को पढ़ा है, राइट? स्ट्रक्चरलिस्ट भी हैं, इंटरप्रेटिविस्ट भी हैं, उसमें मार्क्सिस्ट भी है, उसमें फेमिनिस्ट भी हैं। तो ये सब टर्म्स आपको जब पढ़नी ही है, और इसमें जो कंट्रीब्यूटर्स हैं सोशियोलॉजिस्ट के वो पढ़ने ही है, तो उसको एक लिस्ट में आप कन्वर्ट करें। फैमिली का चैप्टर है, उसमें आप जब फैमिली का ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे, पहले डाटा कलेक्शन करें। डाटा कलेक्शन रिसर्च मेथड में आपने सीखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन करना है। क्वालिटेटिव इन सेंस कि आप जितने भी सोशियोलॉजिस्ट हैं डिफरेंट फील्ड्स ऑफ वर्क से, जिन्होंने फैमिली को स्टडी किया, फैमिली पे कुछ थॉट्स प्रेजेंट किया, आप उनको एक जगह लिख लें। कुछ नहीं करना है, जो भी आपका एआई टूल है उसी से मांगे वो आपको देगा, ठीक है। वहां आप लिखें। इसी से रिलेटेड आप अपने एमसीक्यूज भी उसी से बनवाएं। आप कॉम्प्रिहेंशन भी बना सकते हैं। हर चीज जो आपको इजी टू अंडरस्टैंड लगती है वो एआई टूल्स की हेल्प से बनवा सकते हैं, ये आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। राइट? यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओके, नाउ इट कम्स टू कि जितना भी आपका लर्निंग मटेरियल है उसको आपने कैसे यूज करना है, मटेरियल किस टाइप का है। सो अभी छोटी सी एग्जांपल है, जैसे मैंने यहाँ पे ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है, तो इट टुक टाइम फॉर मी, ठीक है ना, तो मुझे टाइम लगा इसको बनाने में, सोचने में, लेकिन आप लोगों को इतना टाइम नहीं लगेगा, इसके भी एआई टूल्स मौजूद हैं। हमें तो क्योंकि कस्टमाइज करना था, बहुत सोच समझ के बनाना था, तो टाइम हमें लगता ही है। आपको तो नहीं लगेगा। आपने सिंपल सा क्या करना है, जो भी आपका टॉपिक है आप उस पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। उसमें जो जो पॉइंटर्स आपको चाहिए, जो टॉपिक्स आपको चाहिए, ये वाली जब आप एक्टिविटी पूरा करेंगे ना, मैं सच बता रही हूँ आपको ऑनेस्टली, ये जब आप एक्टिविटी करेंगे ना, क्या पावर पॉइंट बनाने बैठे हैं या नोट्स बनाने बैठे हैं, अब आप रिसर्च कर रहे हैं कि अच्छा जी ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही है और ये माइंड में अच्छा लग रहा है, आप हर चीज वहाँ कंपाइल करते जा रहे हैं, राइट? तो आपको वो चीज ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में फीड भी हो रही है। वो ऐसा नहीं है कि आप जब ये कर रहे हैं तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं। अगर आप उसको उस वक्त अटेम्प्ट करते वक्त पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, चूज कर रहे हैं सेंसिबली, तो आपको वो डाटा समझ में आ रहा है, और ये तमाम चीजें आपकी नोट्स ही हैं। राइट? ये तमाम चीजें आपकी नोट्स हैं। आपने बस ये डाटा कलेक्ट कर लिया, अब आपने क्या करना है? अब आपने पास पेपर्स को ओपन करना है, ठीक है। उसको भी परचेस करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। वहां से आपने पेपर 2 फॉर एग्जाम्पल खोला, उसमें से कोई क्वेश्चन रैंडमली पिक किया, आई वुड सजेस्ट 26 मार्क्स वाला क्वेश्चन पिक करें। वो क्वेश्चन सेलेक्ट किया, अब आप देखें कि आपके पास जो डाटा है वो कितना रिलेट करता है उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से। नाउ दिस इज द टाइम, अब आपने अपने पे हैंड रिटन आंसर प्रोड्यूस करना है। जितने भी बच्चे ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि वो एग्जाम से पहले हैंड रिटन आंसर्स की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, दे विल स्टिल सफर। इट्स द वार्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप लोग इस चीज को नहीं रियलाइज करते कि एग्जाम में आपने रिटन मटेरियल प्रेजेंट करना है, आपके रिटन एक्सप्रेशंस आपके एग्जामिनर से कम्युनिकेट करेंगे, तो प्लीज समझ लो कि इसकी प्रैक्टिस आपको अभी होना बहुत जरूरी है। जो भी रिसोर्स आप अपने यूज कर रहे हैं, वो आपकी बुक है, वो आपके नोट्स हैं, जो भी आप रिसोर्स यूज कर रहे हो, आप उसको हैंडी भी रखें। उसको थोड़ा जहाँ हाईलाइटर की जरूरत है आप हाईलाइट करें, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फिगर्स हैं उसको अलग से मेंशन करें, ताकि जब आपका रिवीजन टाइम हो तो आपको पूरा मटेरियल यूज ना करना पड़े। ठीक है जी, ये सब चीजें आपकी क्लियर हो गई? आई विल वेट फॉर फ्यू सेकंड्स, आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। ओके, वंस इट इज डन, लाइक आपने जब अपने नोट्स वगैरह सब प्लान कर ली, सब चीज़ डिसाइड कर ली, तो अब इट्स अ टाइम फॉर यू टू ऑर्गेनाइज इट। क्योंकि अभी फॉर सपोज दिस इज द जून मंथ, राइट? एंड यू हैव जुलाई अगस्त सितंबर, 3 मंथ्स आर इन हैंड। अगर आप अभी भी आराम से चीज़ों को प्लान करना स्टार्ट करोगे तो स्टिल 3 मंथ्स में आप आराम से अपना अच्छे ग्रेड्स को अचीव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ी वही एक जो ट्रेडिशनल और फॉर्मल एजुकेशन ट्रेनिंग होती है जो आपको स्कूल्स में दी गई है, वो आपने प्लीज फॉलो करनी है। उसका बहुत साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है और स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट होता है, ठीक है। तो आपने फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मॉर्निंग पर्सन नहीं है, राइट, तो कोशिश कर लें कि मॉर्निंग पर्सन बन जाएं, और नहीं बन पाते तो इट्स ओके। तो आप ये आराम से काम करें कि अगर आपके पास लेट नाइट सिटिंग में थोड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट होता है, तो उस टाइम आप अपने स्टडी को प्लान करें। ठीक है, कोशिश करना है कि एग्जॉस्शन नहीं होनी चाहिए, आप टायर्ड नहीं होने चाहिए, बिल्कुल फ्रेश माइंड हो आपका, और उस वक्त अपना जो रिवीजन करने का टाइम है वो आप फिक्स करें। इसमें इसको आप रूटीन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि टीचर हमें ना बुक से पढ़ने में समझ ही नहीं आता, मतलब बहुत डिस्ट्रक्शन होता है, तो हम किसी टॉपिक को यूट्यूब करते हैं, सर्च करते हैं, उसका अगर 20 मिनट्स भी हम वॉच कर लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है। ठीक है, तो आप इसी तरह काम करें,
राइट। हर ब्रेन का एक अपना फंक्शनैलिटी है, वो उसी तरह काम करता है और वही उसकी प्रोडक्टिविटी है। वहीं से वो हर चीज को अच्छे से कर सकता है। और ये चीज आप अपने पेरेंट्स को भी कम्युनिकेट करेंगे, भाई दिस इज हाउ आई कैन स्टडी। हर बच्चे का जो पढ़ने का एक बिहेवियर है डिफरेंट होता है। देन इट कम्स टू, आपने जब अपना रिवीजन टाइम टेबल बनाना है ना, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने बहुत ज्यादा ना डिस्ट्रैक्शंस नहीं रखनी है। ठीक है, फॉर सपोज अगर आप सोशियोलॉजी ए लेवल्स में हैं, आप चारों पेपर्स देने वाले हैं, अल्लाह ना करे कि चारों पेपर्स दे रहे हो इन जनरल कह रही हूँ, तो आप कोशिश करें कि आप 1 वीक में जो है पेपर 1 का एक ही चैप्टर टारगेट करें, उसी को पूरा कवर करें, और फिर जब आप दूसरे पेपर के लिए मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो वो टॉपिक टॉपिक फील करना है, जो पिक करना है, सॉरी, जो आपको उस पहले वाली प्रिपरेशन को हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं द फैमिली एंड एजुकेशन। ठीक है, द फैमिली, एजुकेशन, मीडिया, रिलीजन, ये अगर आप देखेंगे तो ये सब सोशल एजेंट्स हैं। और इन तमाम सोशल एजेंट्स का जो इम्पैक्ट है वो दो चीजों पे आता है, एक इंडिविजुअल और ग्रुप पे आता है और सोसाइटी पे आता है। ठीक है, तो आपने इन्हीं टॉपिक्स को पहले कवर करना है। और जो इनका नेचर ऑफ प्रिपरेशन है वो आपने करना है ऐसे ही एस्से राइटिंग के थ्रू करना है। इन डेप्थ होना चाहिए, इन डिटेल होना चाहिए, और हर आप इसको इंटर रिलेट भी कर सकते हैं। जब आप ये दोनों काम कर लें, यानी ये 3 टॉपिक्स करेंगे, तो इसका ताल्लुक होता है सोशलाइजेशन से, सोशल आइडेंटिटी से। तो ये 4-5 चैप्टर्स जो है आपके वो बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है, उसी हिसाब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अच्छा, फिर डेली रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो सबका अपना अपना होता है, आप अपना चेक कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप जो भी पढ़ते हैं, फॉर सपोज आपने कल रात को कुछ पढ़ा था, अब आपने वो क्लोज किया, सो गए, आप नेक्स्ट डे उठे, तो जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है तो आप उसको थोड़ा थोड़ा करके देखते रहे। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आप उसको बार बार प्रॉपर टाइम लेके निकाल के बैठे पढ़ें। नहीं, आप उसमें जो की पॉइंट्स हैं, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, उनको देख लें और रिकॉल करें कि कल आपने क्या पढ़ा था। ये जो रिकॉल स्ट्रेटेजी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, ये वाला जो एक पॉइंट है ना, ये मुझे मेरे स्टूडेंट्स से तो बहुत चैलेंजिंग लगता है। आप लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि आप लोग क्यों रिविजन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है ये समझने में कि आपके एग्जाम के हर आंसर का जो टाइम फ्रेम है वो डिफरेंट है। हर टॉपिक में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, हर टॉपिक का डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ आंसर है। तो आप लोग जब तक रिविजन प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चे, आप लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। अपने हाथों को तकलीफ दें, अपने फिंगर्स को तकलीफ दें, और थोड़ा उसको आदत डालें लिखने की, क्योंकि अच्छा, ये मेरे साथ तो होता था, आई डोंट नो आपके साथ हुआ है कभी या नहीं। आप जो लिख लिख के पढ़ते हैं ना, तो जब भी एग्जाम में आप स्टक होते हैं तो आप आराम से तभी लिख सकते होते हैं। ठीक है, और लिखने का तरीका भी कुछ नहीं है, आपने यही इसी पॉइंट से हेल्प ले लेनी है। आप जो कि अपने विजुअल एड्स हैं, इमेजेस सामने खोलें। फॉर सपोज ये 2 इमेजेस यहाँ पे आपके सामने, ठीक है, इन वन आई कैन सी ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग डिस्कशन ऑन समथिंग दैट कैन बी लाइक वर्क प्लेस एनवायरनमेंट, और दैट कैन बी फैमिली, और सॉरी, अ फ्रेंड गेट टुगेदर, और इट इज समथिंग रिलेटेड टू वर्क और स्टडी। राइट, अब इसमें ये मेरी इलस्ट्रेशन है ना, मैं इसको इस तरह से देखती हूँ। अब मैं इस पिक्चर को किस तरह से डिस्क्राइब कर सकती हूँ, किस टॉपिक से रिलेट कर सकती हूँ, तो इट्स अप टू यू। आप भी ये सब कर सकते हैं। सो बहरहाल इस पॉइंट पे हम आते हैं। माइंड मैप्स बहुत सारे बच्चों को हेल्प करता है और बच्चों के लिए आइडियल टूल भी है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को माइंड मैप समझ में नहीं आते हैं, लेकिन उन्हें विजुअल एड्स और ऑडियो विजुअल्स, जो अभी हमने यूट्यूब की बात की, जो अभी हम बात करते हैं कि छोटी छोटी वीडियोस देख के, शॉर्ट्स देख के बच्चों को पॉइंट समझ में आ जाते हैं, तो उनके लिए वही इनफ होता है। तो आपकी जो भी कन्वीनियंस है आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। राइट, ये वाला जो पॉइंट है जिसमें क्रिएट अ चार्ट लिंकिंग लिंकिंग की थ्योरिस्ट विद देयर, ये वो ऐसे वाला पॉइंट में आपको समझ में आ गया होगा, सेम वही पॉइंट यहाँ रिपीट हो गया। राइट, डन। अच्छा जी, अब हम ये सेम वही चीजें हैं, मुझे नहीं लगता है कि जितनी भी मैंने बात पहले कर दी उसमें कुछ भी यहाँ पे नया है। ये आपके ऊपर है, आप इसे प्लीज खुद से रीड करें। ठीक है, इनके बारे में एक चीज है, साइकोलॉजिकली ये प्रूवन चीजें हैं, और साइंटिफिकली इस बात पे जो है अग्रीमेंट है तमाम एजुकेशनलिस्ट का, सोशोलॉजिस्ट का, बिहेवियरिस्ट का, कि जो हमारा ब्रेन है उसके जो विजुअल्स इम्पैक्ट्स हैं, जो उसके ऊपर एक्सपीरियंसेस होते हैं विजुअल इमेजेस के, विजुअल पिक्टोरियल्स के, तो वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, उससे आपकी मेमोरी पे एक अच्छा इंपैक्ट आता है। तो ये डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि अभी क्योंकि नोट्स सब कुछ बन चुके हैं, हर चीज़ रेडी टू गो है, तो अब आपने कुछ भी अगर एफर्ट करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो आप हर टॉपिक के जो है माइंड मैप्स क्रिएट कर सकते हैं। माइंड मैप्स ज़्यादा सजेस्टेड हैं इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेफिनेशंस, जो भी आपकी की टर्म्स आती हैं। अच्छा, की टर्म्स पे मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि वो जहमत नहीं करते कि बुक को खोल के देखें। बुक में हर चैप्टर के साथ जो है, हर पेज पे ऑलमोस्ट कुछ की टर्म्स वो खुद बताते हैं कि दिस इज द की टर्म ऑफ दिस टॉपिक। उसको प्लीज नोट किया करें, पढ़ा करें, समझा करें, याद किया करें, उसको यूज किया करें अपने वर्ड्स के अंदर। सो अभी मैं एक बुक ऑलरेडी जो है देख रही थी, तो इसमें बहुत छोटी छोटी वर्ड्स हैं जिनको उन्होंने की टर्म्स के तौर पे लिखा है। तो आई वाज लाइक कि ये तो बच्चों को आनी चाहिए, बट एक्चुअली ये बच्चों को नहीं आ सकती हैं, तभी उन्होंने लिखा है, क्योंकि हर बच्चे का जो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। राइट, तो ये आपको एक वर्ड कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। फिर डेफिनेशन आती है यहाँ पे एक पावर, पावर की डेफिनेशन क्या है, तो उन सबको आप फ्लैश कार्ड्स बना के याद कर सकते हैं, माइंड मैप्स बना के याद कर सकते हैं। जैसे एक फैमिली ट्री बनता है, तो उसमें आप टाइप्स ऑफ फैमिली के भी चार्ट बना सकते हैं। तो इससे आपको एक चीज को कॉम्प्रीहेंड करने में बड़ी इजीनेस मिलती है। ओके, यहाँ पे ये बड़ी एक चीज है जो आपके जो इनकम्प्लीट आंसर वाला पॉइंट है ना, वो यही था कि आप लोगों ने इन थ्योरिस्ट को, इन सोशोलॉजिस्ट को अच्छे से पढ़ा नहीं है, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिलेट नहीं किया है सोसाइटी के साथ, और अपनी अंडरस्टैंडिंग को इस नॉलेज से एसोसिएट नहीं किया। तो यही वजह है कि जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कभी कुछ टर्म्स आती हैं जो इन्हीं सोशोलॉजिस्ट की कही हुई कंडीशंस और डेफिनेशन पे बेस करती हैं, तो आप जब वो आंसर करने बैठते हैं, आप उन आंसर्स में इनका नाम कहीं मेंशन ही नहीं करते, है ना।
जबकि वो आपको पता होनी चाहिए कि ओके सो कार्ल मार्क्स ने ये स्टेटमेंट दी थी, या मैक्स वेबर ने ये स्टेटमेंट दी थी, या उन्होंने इस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी पे काम किया था, या ये जो अप्रोच है ये उन इस थिंकर की है। आप वो रेफरेंस वहां नहीं लिख रहे होते हैं, और दिस इज हाउ योर आंसर इज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड। इस बात को समझ गए हो होपफुली आप। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं एक दूसरे सब्जेक्ट के एग्जाम्पल का, बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के अंदर एक टॉपिक है रिलेटेड टू हार्ट। ठीक है, अब हार्ट के जो भी इंटरनल पार्ट्स हैं, या जो भी उसकी इंटरनल फंक्शनैलिटी है, उस पर एक टॉपिक है। तो इस टॉपिक के बारे में जो पढ़ने के लिए आप रेफरेंसेस यूज करेंगे, वो किसकी यूज करेंगे? गायनोकोलॉजिस्ट के यूज करेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट के यूज करेंगे, राइट? ऐसा तो नहीं है ना कि आप इनके रेफरेंसेस यूज करें। क्यों? क्योंकि कार्डियोलॉजी एक पूरी फील्ड है, साइंस के अंदर ही कार्डियोलॉजी एक पूरी फील्ड है, और उस पर काम करने वाले कार्डियोलॉजिस्ट की जो स्टडीज हैं वो यहाँ ज्यादा रिलेटेबल हैं, वो ज्यादा रेलिवेंट हैं। उसी तरह से सोशियोलॉजिस्ट ने भी जब सोसाइटी को रीड किया है, स्टडी किया है, तो उन्होंने उसकी डिफरेंट पर्सपेक्टिव के ऊपर डिफरेंट अप्रोच के साथ काम किया है। और जब आप वो अप्रोच, वो पर्सपेक्टिव अपने आंसर में यूज नहीं कर रहे हैं, अपने एग्जाम्पल्स को भी उसी कैटेगरी से पिक नहीं कर रहे हैं, तो बेटा आंसर्स तो अच्छे नहीं होने वाले। आई होप ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट है ये वाला। एक तो रिटन प्रैक्टिस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दूसरा सोशियोलॉजिस्ट के जो भी स्टडीज हैं उनको रिलेट करना, ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं जिसकी वजह से आप लोग बहुत सफर कर रहे हैं और री एग्जाम सिचुएशन आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो चैलेंज है, अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि इतने सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इतनी टॉपिक्स के ऊपर स्टेटमेंट्स दी हैं, उन सबको याद कैसे करें? तो इसके लिए ज्यादा आइडियल चीज क्या है? आइडियल चीज तो ये है कि जिस टॉपिक के भी आप सोशियोलॉजिस्ट पे काम कर रहे हैं, आप देखें कि उस टॉपिक पर सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन क्या आती है, उस कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन को आपने नोट करना है। ठीक है, अब उस कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन आप उन पैरामीटर्स को मार्क कर दें कि इस टॉपिक के बारे में इस डेफिनेशन में बात हो रही है। तो हर टॉपिक की जो सब टॉपिक आपके पास आएगा, उसका सोशियोलॉजिस्ट ने अगर कुछ इनपुट दिया है तो आप उसको वहां पे लिख लीजिए। अब यहाँ पे इस बात को समझना कि ये कैसे होगा, वह वो कैसे होगा, तो बेटा नहीं होगा तो फिर यही होगा जो हो रहा है। ठीक है, तो काम तो करना पड़ेगा। तो अब आपकी मेमोरी पे डिपेंड करता है कि आप डेली पर कितने टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, उन टॉपिक्स में कितना सब टॉपिक को आप कवर कर रहे हैं, फिर उससे रिलेटेड डाटा आप कितना याद कर रहे हैं। ये सब आपके ऊपर, आपके अपने एफर्ट पे डिपेंड करता है, और कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गई। और जब आप ये चीजें पढ़ लेंगे तो आपने कुछ भी नहीं करना। अगर आपको ये चीजें अंडरस्टूड हो गई, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई इस चीज को लेकर, तो आपने इसी अंडरस्टैंडिंग को इन टर्म्स ऑफ नॉलेज फॉर्म अपने पेपर में प्रेजेंट कर देना है। जो की सोशियोलॉजिस्ट हैं, जो भी की कंट्रीब्यूटर्स हैं, उनकी डेफिनेशन जैसे यहाँ पे मैंने कुछ, आप देखें मैंने सैंपल्स लिख दिए हैं, और ये मैंने वन लाइनर्स ही लिखे हैं, कोई बहुत लंबे लंबे कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स यहाँ नहीं लिख दिए। इन सबको अपने जो 8 मार्क्स 10 मार्क्स 12 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं ना, कुछ एग्जाम्स की बात हो रही है, तो उनमें भी बच्चों को ये बड़ा आसानी मिल जाती है कि जब आपके पास एक थॉट आता है ना कि ओके ये थॉट प्रेजेंट हुआ था एक सोशियोलॉजी की तरफ से, तो उस पर से आप पूरा ही टॉपिक बना के लिख सकते हैं। उसमें तो मतलब एक ऑथेंटिसिटी वैसे ही डेवलप हो जाती है। अब आती है इंपॉर्टेंट चीज की, क्योंकि हम सब ने सोसाइटी को पढ़ा है, हम सोसाइटी में रहते हैं, हम एक इंडिविजुअल हैं, हम एक ग्रुप का पार्ट हैं, हमारी लाइफ में फैमिली भी आती है, स्कूल भी आता है, हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज हैं वो भी आती है, हमारा रिलीजन भी है, हम मीडिया पे भी हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, हमें कहीं अलग से इन चीज़ों को समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो करना क्या है फिर यहाँ पर? करना सिर्फ ये है, जो आपके पास किताब में लिखा हुआ है, जो आपकी बुकिश नॉलेज है, उसको आपने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्जर्व करना है। ठीक है, कोई कोई मतलब इसमें कॉम्प्लेक्स थॉट तो आया नहीं है। अगर आप बॉय हैं तो मेल जेंडर का क्या रोल है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सोसाइटी में, फीमेल है, फीमेल का क्या रोल है, उसके क्या चैलेंजेस हैं सोसाइटी में, फिर सोसाइटी कहाँ कहाँ एक दूसरी सोसाइटी से वेरी करती है, कहाँ सिमिलैरिटीज आती हैं, कहाँ पे चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, करंट सोसाइटी में क्या चीज़ें ट्रेंड में चल रही हैं, क्या चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, क्या चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, कहाँ पे चीज़ों में बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस आ रहे हैं, और कहाँ कहाँ पे चीज़ें जो हैं स्टिल सेम हैं, कहाँ चीज़ों को एजुकेशन की वजह से चेंजेस एक्सपीरियंस करने पड़े, कहाँ चीज़ों में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए हैं। तो ये सब कुछ हमारे सामने ही हो रहा है, हर कुछ हमारे सराउंडिंग में है। ठीक है, बस चीज़ क्या है कि जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने हिस्ट्री में काम किया है, उन्होंने पहले की दुनिया में काम किया है, पहले की चीज़ों पे काम किया है। तो आपने उनकी वर्किंग को देखना है, और अब देखना है कि वो वर्किंग कहाँ अभी सोसाइटी में रिलेट करती है, करती भी है या नहीं करती है। राइट, जैसे जेंडर रोल्स ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, जैसे इनहेरिटेंस लॉज ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, जैसे मैरिज डायमेंशंस जो हैं डिफरेंट हो गए हैं, डाइवोर्स केसेस के रीजंस डिफरेंट हो गए हैं, जहाँ पे जेंडर रोल्स में जो है चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। बहुत कुछ है सोसाइटी के अंदर पढ़ने के लिए, रिलीजन का इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी पे, सोसाइटी पे कैसे आता है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या होती है, और किस तरह से सोशल आइडेंटिटी डेवलप होती है, आई एंड मी के कॉन्सेप्ट में कितना चेंज आया है। तो ये सब आपने हिस्ट्री की जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है सोशोलॉजिस्ट के, उनको देख के आज की सोसाइटी को रिलेट करना है। ठीक है जी, यहाँ तक होपफुली सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देन ये जो भी आप लोगों ने अपनी, ये सेम वही चीज़ है, जो भी आपकी पढ़ाई है उसको आपने क्या करना है, नोट्स की फॉर्म में लिखना है। जितने इवेंट्स आपकी सोसाइटी में अभी तक होते हुए दिख रहे हैं, उनको स्पेसिफिकली टेक्स्ट के साथ, उनकी टाइटल्स के साथ, उनकी कैटेगरीज के साथ समझना है, और तभी आपको इससे इन जनरल फायदा होने वाला है। और कोशिश करनी, जैसे यहाँ पे कितनी मोटी मोटी टर्म्स मैंने लिख दी हैं, रेशियल डिस्पैरिटीज आ गई, सोशल मूवमेंट्स हैं, इसी तरह से हेल्थ अवेयरनेस है, कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं, जेंडर इनइक्वालिटी है, बायसनेस है, बहुत सारी टर्म्स हैं जो आप जो अपना आंसर लिखते हो ना, उसमें आप इतनी बेसिक इंग्लिश लिख देते हैं, इतनी बेसिक के मतलब ग्रेड 5 6 की लेवल की, है ना?
कितनी मतलब डिसअपॉइंटमेंट की बात है कि एक बच्चा इस लेवल की स्टडी कर रहा है और जो उसके आंसर्स हैं वो बिल्कुल भी अप टू द स्टैंडर्ड उस क्वालिटी के होते ही नहीं है। देन इट कम्स टू द रिवीजन। रिवीजन करने के लिए आप जो भी टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड आप किसी ब्लॉग पे काम कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं। अगर आप किसी फेसबुक ग्रुप में हैं जहाँ स्टूडेंट ग्रुप है, वहाँ आप अपनी डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली से इन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, आप अपने सिबलिंग से डिस्कशन कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से डिस्कशन कर सकते हैं। या जो भी आपके मतलब सेम सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो, अपने क्लासमेट्स हैं, उनसे आप एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज कर सकते हैं। ये एक्चुअली में बहुत मतलब मेरे लिए तो पर्सनली ये बहुत एक बेहतरीन अप्रोच होती है किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए। नाउ द पॉइंट इज, जो भी आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस थे, जो भी आपने गड़बड़ की, जहां पर भी आपके मतलब इंटरप्रिटेशंस में या प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम आई थी, वहां आप अपनी कोशिश करनी है उन तमाम मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, रिपीट नहीं होने देना है। और अगर आपने ये काम कर लिया तो आई कैन गारंटी यू कि इस दफा आपके एग्जाम्स में आपके ग्रेड्स प्रीवियस ग्रेड से बेहतर बेहतर ही होंगे। इस बारे में तो कोई बात ऐसा सच मेरे ख्याल से समझाने वाली बात तो नहीं है। ठीक है, ये एक नॉर्मल पैटर्न है, नॉर्मल बिहेवियर है। वो स्टूडेंट्स जो कि बहुत लॉन्ग आवर्स तक सेम डे में पढ़ते हैं और वन गो में पढ़ते हैं, 4 आवर्स 6 आवर्स, ये मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। और मेरे जो लाइफ का वन एंड ओनली फेलियर है वो इस गलती की वजह से। विदाउट ब्रेक पढ़ना, 8 से 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे पढ़ना। ठीक है, क्योंकि इतनी टेंशन हो जाती है, भूख और प्यास का तो सवाल ही नहीं है कि उस वक्त भूख लग रही हो, प्यास लग रही हो, किताबों के बीच में सो जाएं, वहीं से उठ जाएं फिर पढ़ना शुरू कर दें। तो अब मुझे ये बात पता है कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन कम है, नॉलेज कम है, सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है, और फिर भी आप हेल्दी माइंड के साथ एग्जाम पेपर में बैठते हैं जाकर और पेपर अटेम्प्ट करते हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि आपके पेपर्स अच्छे होंगे। वहीं पर आपने स्ट्रेस में बहुत बर्डन लेकर बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर किया है और आपकी डाइट अच्छी नहीं थी, आप आपका स्लीप टाइम अच्छा नहीं था, आपने आपकी बॉडी रेस्ट पर नहीं थी, आप बहुत अंडर प्रेशर आ गई है, तो आपके पास होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को कंसीडर करना है। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो होपफुली प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आप जिस टॉपिक पर भी आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उस पर काम करूंगी। अभी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस पे काम चल रहा है, सो स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।